एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका कर्व देखने वाले हैं। कर्व क्या है, कर्व समझ लो, फिर उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो कर्व के लिए क्या किया हमने कि P वर्सेस T, मतलब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में हम कर्व देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया एंड एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया। और देखना ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर को, जो लिक्विड हम लेंगे उसके वेपर प्रेशर को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जब प्रेशर इस पॉइंट पे आएगा तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। समझते हो ना। अब देखना क्या हुआ कि सबसे पहले तुमने क्या किया था, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकाला था। तो सबसे पहले हम जो कर्व बनाएंगे वो प्योर सॉल्वेंट के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो एक बात क्लियर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्योर सॉल्वेंट अगर हम बीकर में लिए थे और हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, मतलब हीट कर रहे थे फॉर बॉइलिंग करने के लिए इसे हीट कर रहे थे, तो जैसे जैसे हीट कर रहे थे वैसे वैसे वेपर्स क्रिएट हो रही थी, और वेपर्स क्रिएट हो रही थी तो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो स्टार्टिंग में तो रिलेशन सीधा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर्स बढ़ेंगी तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो देखना क्या होगा, इस तरह से कुछ स्टार्ट होगा यहाँ से कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ा, और इस पॉइंट पे आके क्या हुआ कि यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया, और इसके बाद फिर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। ये जो कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट का ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट का है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो इस पॉइंट को ही हम पता क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो यहाँ जो ये पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर आया, इसी टेम्परेचर को हम T0 मानेंगे, और यही होगा बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो पहले तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, फिर वेपर प्रेशर यहाँ आया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया, तो इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम मिल गया। तो इक्विलिब्रियम वाली टेम्परेचर पर तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होता था, डेफिनेशन क्या बोलती थी। तो यानी कि ये जो पॉइंट है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या किया, ये तो प्योर सॉल्वेंट था, अब इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया था। तो जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो क्या हुआ कि इस टाइम तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि अब जो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के लिए वो थोड़ा नीचे से करेंगे, क्योंकि ये तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और इस तरफ थोड़ा कम होगा सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे और कर्व ठीक इसके पैरेलल जाएगा, देखते जाना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वेपर प्रेशर बढ़ा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये जो टेम्परेचर आया यही बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का, TS। तो देख रहे ये कर्व है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में, कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0 था और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TS हो गया। तो ये जो डिफरेंस आ गया यही तो है डेल्टा TB। तो ये अब कर्व से हमने तुम्हें समझा दिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब अगर और तीसरा सॉल्यूशन लो, मतलब इसमें एक बार तुमने नॉन वॉलेटाइल मिला दिया, अब और थोड़ा अमाउंट अगर मिलाओ नॉन वॉलेटाइल का, तो पता क्या होगा, तीसरा ग्राफ और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब तीसरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और वो इसकी जस्ट पैरेलल जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ टकराएगा, और एक और नया बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, उसे TS डैश मान लेंगे। तो ऐसे चलते जाएंगे। तो ये पैरेलल इस तरह से कर्व है बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे नोट कर लो, फिर उसके बाद चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रेशन इन, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन की स्पेलिंग गलत है, मैं ऐसा लग रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसे समझो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा देखना, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। जैसे तुमने वाटर लिया और फ्रिज में रख दिया जमाने के लिए, ठीक है। तो वाटर जैसे तुम फ्रिज में रखोगे तो वो तुम्हें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाएगा। अब अगर उसी वाटर में तुम नमक मिला के रखो तो पता क्या होगा, वो अब 0 डिग्री पर नहीं फ्रीज होगा, वो होगा -5 पे। तो ये डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में कि कहाँ 0 पे हो रहा था, अब वही चीज़ -5 पे हो रही है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये इसलिए होगा क्योंकि साल्ट एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जब मिलाएंगे तो अवेलेबल सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ऊपर जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। वो सब अभी प्रूव करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है।
अरे और सेम बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करके चलना जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट बताया था, हमने एग्जाम्पल अभी बताया केवल। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझो। 3 डेफिनेशन है, उसमें हम बीच वाली डेफिनेशन बताएंगे अब केवल, जो दूसरी थी। तो बीच वाली जो दूसरी डेफिनेशन थी वो ये थी, द टेम्परेचर एट विच, अब यहाँ पे 2 फेज हैं, एक तो लिक्विड फेज है एंड एक सॉलिड फेज है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आर एट इक्विलिब्रियम। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, वो सॉलिड फेज, इन दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसे आगे बढ़ाएं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होगा, इस चीज़ को समझो। तो इसके लिए क्या करें, हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने एक बीकर में, देखो सबसे पहले ये है कि इक्विलिब्रियम है, तो यानी कि कंटेनर क्लोज होना चाहिए, प्राइमरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, तभी इक्विलिब्रियम आ पाएगा। कंटेनर क्लोज ले लिया और इसमें हमने पानी भर के रख दिया था और इसे हमने फ्रीज में रख दिया, तो ये जमने लगेगा। तो जब जमेगा तो क्या होगा कि वाटर है ये यहाँ इस समय प्योर सॉल्वेंट, इस समय प्योर सॉल्वेंट है H2O है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस पे इस तरह से आएंगे और फ्रीज होना स्टार्ट होंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो पूरा वाटर था ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि ये प्योर वाटर था इस टाइम, अब क्या किया, थोड़ी देर बाद तुमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। तो जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो क्या होगा कि नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अब सरफेस ऑक्यूपाई करेंगे। जो हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से दिखा रहे हैं ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस पर एरिया कवर कर लेंगे, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे फ्रीज होने वाले, सॉल्यूट के पार्टिकल्स फ्रीज नहीं होंगे, केवल किसके होंगे, सॉल्वेंट के। तो ये अब क्या है कि पहले ज़्यादा जा पा रहे थे, अब इनने जगह मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने जगह ऑक्यूपाई कर ली, स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, तो कम पार्टिकल्स सॉल्वेंट के ऊपर जा पाएंगे फ्रीज होने के लिए। तो जब कम पार्टिकल्स फ्रीज हो पाएंगे तो क्या होगा, तुम्हें ज़्यादा देर तक इसे फ्रीज करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक तुम्हें फ्रीज करना पड़ेगा। ज़्यादा देर तक फ्रीज करने का मतलब ये है कि तुम्हें ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी, यही तो होगा, इसे ज़्यादा कूल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो अवेलेबल सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उन सभी को फ्रीज करना है। इस चीज़ को समझना कि जब कम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सरफेस पर हैं तो तुम्हें ज़्यादा देर तक कूल करना पड़ेगा, मतलब मोर कूलिंग इज रिक्वायर्ड। और मोर कूलिंग इज रिक्वायर्ड का मतलब तुम्हें लेस टेम्परेचर तक आना पड़ेगा। मोर कूलिंग कब होगी, जब तुम टेम्परेचर और कम करोगे, मतलब माइनस में जाओगे। तो देख पा रहे कि जब तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो तुम्हें मोर कूलिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब टेम्परेचर बहुत ही डाउन ले जाना पड़ेगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा कहाँ, 0 डिग्री पे हो रहा था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, अब वो और तुम्हें थोड़ा लो ले जाना पड़ेगा। मोर कूलिंग इज रिक्वायर्ड, ताकि जो सभी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचे, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये रीज़न होता है कि क्यों नमक डला हुआ पानी देर तक रखें तब फ्रीज होगा। इसका रीज़न यही है कि लेस अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल, सो दे विल नॉट गो फॉर फ्रीजिंग, सो मोर कूलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रीजिंग, देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज देयर। हाँ, अब एक चीज़ और देखो, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, 2-3 एग्जाम्पल हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि जो आइसक्रीम होती है जब वो जमाई जाती है तो आइसक्रीम के चारों तरफ जो होता है, मतलब जिसमें आइसक्रीम रखी जाती है, आइसक्रीम पार्लर, उसमें क्या होता है कि नमक लगा के उसमें फ्रिज जमाई जाती है, मतलब नमक लगा दिया जाता है उसमें। तो क्या होता है, नमक इसलिए लगा दिया जाता है, नमक इसलिए लगाते हैं ताकि देखो नमक लगाने पर क्या था कि हमने मोर कूलिंग की, तभी तो वो फ्रीज हो पाया होगा। तो जब नमक लगा देंगे तो अब क्या होगा कि जब वो मेल्ट होगा तो उससे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मेल्ट होने के लिए। इसका एग्जांपल एक ऐसे समझो कि जैसे एक वाटर लिया तुमने, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हुआ, वो फ्रीज हुआ है। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर प्योर वाटर है उसे तुमने फ्रीज कर लिया। अब उसे अगर रूम टेम्परेचर पर लेके आओ, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, तो उसे वहाँ से 0 डिग्री से 30 पर आने के लिए मेल्ट होना पड़ेगा, 30 पर आने के लिए मेल्ट होना पड़ेगा। अब अगर ऐसा वाटर लो जिसमें नमक मिलाओ और उसे फ्रीज करो, तो वो पहली बात कब फ्रीज होगा, जब -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तभी तो फ्रीज होगा।
और फिर उस -5 डिग्री सेल्सियस वाले जो सॉल्यूशन को तुमने फ्रीज किया है उसे रूम टेम्परेचर पर लेके आओ, तो उसे मेल्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 से 30 तक आना पड़ेगा। और वो जो प्योर था वो 0 से 30 तक आ पा रहा था, तो 0 से 30 में क्या है कि उसे कम समय मिल पा रहा मेल्ट होने में, और -5 से 30 में उसे ज्यादा समय मिल जाएगा। तो इसीलिए नमक लगा के रख देते हैं आइसक्रीम पार्लर में, ताकि मेल्ट होने में थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए, समझे, तो जल्दी नहीं घुलेगी बर्फ। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका और है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे आइस वगैरह पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है कि जो कार वगैरह होती हैं उनमें रेडिएटर में पानी डाला जाता है, ठीक है, डाला जाता है। तो अब जब हिली एरियाज पे हम कार लेके जाएंगे तो रेडिएटर वाला पानी फ्रीज होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो टेम्परेचर माइनस में होता है। तो वहां पे इस चीज को बचने के लिए पता क्या करते हैं, रेडिएटर में वो इथाइल ग्लाइकोल का एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं पानी के साथ। मतलब रेडिएटर में जो पानी डला है उसमें इथाइल ग्लाइकोल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल, मिला देंगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा। मतलब अगर तुम्हारे उस वहां एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है -5 है, तो इथाइल ग्लाइकोल क्या करेगा कि -10 जब टेम्परेचर होगा तभी वो वाटर फ्रीज होगा। तो इस तरह से तुम्हारा वाटर फ्रीज नहीं हो पाएगा। हाँ, इथाइल ग्लाइकोल, हाँ, कॉमन। हाँ, एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल ये है कि जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे क्या होता है कि सड़क पे बर्फ बिछ जाती है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि मतलब जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री आया तो बर्फ तुरंत जमना स्टार्ट हो जाएगी। जो सड़क पे पड़ी हुई है मॉइस्चर वगैरह वो तुरंत जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि सड़क पे पहले से नमक वगैरह या कैल्शियम क्लोराइड छिड़क देते हैं सड़क पे। तो क्या होगा कि जैसे ही वो मॉइस्चर पहले सड़क पे था तो उसमें जैसे ही नमक उन्होंने छिड़का तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री आएगा एटमॉस्फेयर का, तो फिर वो बर्फ इतनी जल्दी फ्रीज नहीं होगी, मतलब उसे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि NaCl मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। अब जो सड़क पर मॉइस्चर पड़ा है उसके फ्रीज होने की जो टेंडेंसी है वो -5 लगभग पहुंच जाएगी, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मैक्सिमम हो पाएगा तो 0 डिग्री -1। तो इस तरह से बच जाते हैं सड़क पर बर्फ बिछने से, तो आराम से व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन होता रहता। क्या सर ये H2O में कौन सा आपने बोला, कौन सा डाइल्यूट मिक्स करते हैं? इथाइल ग्लाइकोल। ये तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आइसक्रीम पार्लर यही होता है रीज़न। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ये देखा होगा कि जब ऑरेंज वाली बर्फ़ हम लेते हैं तो वो नमकीन लगती है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जितना उसे मतलब करना होता है। अब एक चीज़ यहाँ देखो, तुमने ये पढ़ लिया कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या था, T0, ठीक है। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि डिक्रीज हो गया है वो है TS। सॉल्यूशन का हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डैश हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर TS लिखेंगे तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी तो था, तो T-S इसलिए है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम डेल्टा TF निकालें तो डेल्टा TF क्या होगा, T0 माइनस TS डैश, क्योंकि ये अब इस समय ज़्यादा है, T0 ज़्यादा है और TS डैश कम है क्योंकि इसका तो डिक्रीज हो गया ना। TS अगर ले लेंगे तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो रिप्रेजेंट करता था, लास्ट जो कल पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट भी तो सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट कर रही थी TS, तो इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए डैश लगा रहे। तो ये आ गया क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ डिटरमाइन की गई है साइंटिस्टों के द्वारा कि डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, जो कल थी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। K यहाँ क्या है, KF है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही सब कुछ है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो ये KF है ये हर सॉल्वेंट के लिए अलग होगा, मीन्स KF इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, फिक्स नहीं है। जैसे KB डिफरेंट था फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, तो ये KF भी क्या होगा, यहाँ लिख लेना कि KF इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। सर KF की फुल फॉर्म ये तो मोलर ऑफ डिप्रेशन, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। KF इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे वाटर के लिए KF हमें याद रखना है, जैसे KB फॉर वाटर क्या था 0.52 kg पर मोल। इसकी यूनिट और देखो पहले, KF की यूनिट सेम वही है। अगर यूनिट हम यहाँ से निकालें तो KF इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन M। तो वो यूनिट आई थी जो अपनी KB की, वही यूनिट सेम यहाँ हो जाएगी। तो डिग्री सेल्सियस मोल
डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, या फिर दूसरी यूनिट के केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई आपकी किसकी, के एफ की, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की। और के एफ फॉर वाटर अगर देखें, के एफ फॉर वाटर, तो इसकी वैल्यू है के एफ फॉर वाटर की 1.86 के केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये निकल के आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा हम और एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आई वगैरह तो आया नहीं, और जब तक आई नहीं आएगा तब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी नहीं जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास फाइनल ये निकल के आया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये फॉर्मूला अभी तक आ गया, इधर देखो सामने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला यहाँ तक आ गया, सब कुछ पता है। ये मोलैलिटी है, ये क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मोलैलिटी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मोल सॉल्यूट जो हैं वो ऑब्जर्व हैं, क्योंकि आई नहीं दिख रहा है, तो इसे थ्योरेटिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एन सॉल्यूट थ्योरेटिकल इंटू आई अपॉन वेट सॉल्वेंट, और ये वेट किस में होना चाहिए, केजी में। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया डेल्टा टी एफ अगर कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला ये है, इन दोनों से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो अब नोट कर ले, इसके बाद हम एग्जाम्पल कराएं न्यूमेरिकल। अब क्या है कि हम कर्व देख रहे हैं, कर्व फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए कर्व करें तो सेम वही चीज रहेगा कि वाई एक्सिस पे हम प्रेशर लेंगे और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, देखना। देखो क्या होगा कि इस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, इस तरफ टेम्परेचर कम है, तो लिक्विड हमारा, हम लिक्विड रखने जा रहे हैं फ्रीजर में, तो लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो लिक्विड इस तरह से जैसे जैसे हम फ्रीजिंग करेंगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। देखो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर था लिक्विड का, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, तो लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और इस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। लिक्विड और सॉलिड में जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वही पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा लिक्विड के लिए। तो इस पॉइंट पे मान लिया इक्विलिब्रियम आ गया है, और फिर यहाँ के बाद वो डिक्रीज होने लगा, तो ये लाइन सीधी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जिस पे इक्विलिब्रियम आया था वही पॉइंट क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो अगर इस लाइन को हम नीचे डालें टेम्परेचर एक्सिस पे, तो ये तो आ गया फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, और इसकी वैल्यू जो है वो है टी नोड। ठीक है, ये ग्राफ समझे इतना। अब क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही हमने मिलाया तो अब बन गया हमारा सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और कम होगा, तो इस तरह से वो डिक्रीज होगा, और पैरेलल जाएगी लाइन, लाइन बिल्कुल पैरेलल जाएगी, इसकी लाइन पैरेलल जाएगी 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 और इस पे आके कट करेगी। और इस पॉइंट पे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया सॉल्यूशन के लिक्विड में और सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम इसे नीचे बढ़ाएं तो ये जो आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेल्टा वो टी एस डैश, ये होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर एक और हम सॉल्यूशन मान लें, मतलब और बढ़ाएं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और ऐड कर दें अगर, तो और डिक्रीज होगा, तो ये ऐसे जाएगा पैरेलल और यहाँ पे कट हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता जाएगा। कहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ये था, सॉल्यूट मिलाने पर डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर इधर डिक्रीज ही तो हो रहा, जो जीरो है इस पे थे हम ओरिजिनल जब हमारा प्योर वाटर था, जैसे ही हमने नमक मिलाया तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये एक बार और नमक मिलाएं तो फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ कम होता ही चला जाएगा जितना नमक मिलाओगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है डिप्रेशन। तो ये भी कैसी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो ग्राफ से समझ में आया। और ये जो डिफरेंस है इसी तो हम बोल रहे हैं डेल्टा टी एफ, और ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कर्व देख लो, आ सकते हैं पेपर में, या बना देना अगर नहीं आया तो भी। तो यहाँ पर टी डैश एस इज लेस देन टी नॉट। टी एस डैश क्या है,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझनी है। अब इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये है कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 5 kg वाटर